हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको विजन आईएएस मैगज़ीन में जो अक्टूबर मंथ वाली मैगज़ीन है उसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में न्यूज़ इन शॉर्ट्स को कवर कराऊंगा और न्यूज़ इन शॉर्ट्स को हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जितना कुछ कंटेंट दिया हुआ है उसके अलावा हम लोग कॉन्सेप्ट्स को भी समझने का पूरा प्रयास करेंगे और ये हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है सारी चीज़ें जो है इसमें का लाइन बाय लाइन सभी चीज़ें कवर हो जाएँ, एक भी चीज़ छूटे ना। इसमें एक पहला आर्टिकल दिया है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्री में सवाल भरपूर बनेगा, एकदम श्योर रहिए किस पे सवाल बनेगा। और साथ साथ जो है अन्य चीज़ों को भी देखेंगे। तो यहाँ न्यूज़ में क्यों रहा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी जो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई अक्टूबर 2024 से सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को भी पीसीए पर्यवेक्षी मानदंड के दायरे में लाएगा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझाने वाला हूँ कि जो सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी क्या होती है। सबसे पहले तो एनबीएफसी क्या होती है मैं ये बता रहा हूँ अभी आपको, इसके बाद बताऊँगा सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी क्या होती है। ठीक, उसके बाद प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको एक वाइट पेपर पे आपको समझा देता हूँ। देखिए एनबीएफसी क्या होती है। ठीक है, एनबीएफसी इसका फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एनबीएफसी को बोलते हैं शैडो बैंक भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं शैडो बैंक। अगर वन लाइनर में पूछा है वो कि शैडो बैंकिंग में से निम्नलिखित में से कौन है, उसमें आप अगर एनबीएफसी दिया रहेगा तो आप बिल्कुल उसको निश्चिंत होकर एनबीएफसी को टिक मारिएगा, क्योंकि इसी को शैडो बैंकिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो है ये क्या करते हैं, बैंक की तरह जो है ये कार्य करते हैं, पर पूर्ण रूप से ये क्या होते हैं, बैंक होते नहीं हैं, पूर्ण रूप से नहीं होते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे मैं एक उदाहरण के तौर पे दूं, अगर ऑप्शन में देता है कि बीमा कंपनियां, ठीक है, जो बीमा कंपनियां हैं, ठीक, अगर आपको कोई भी बीमा कंपनियां हो गया, ठीक, बीमा कंपनियां हो गया या म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये क्या है, ये जो है ये भी एनबीएफसीज हैं, ये भी एनबीएफसी हैं, पर क्या है, इनको जो है आरबीआई रेगुलेट नहीं करता। ठीक है, बीमा कंपनियां हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, ये भी क्या है, एनबीएफसी के ही उदाहरण हैं, पर इनको जो है आरबीआई बिल्कुल भी रेगुलेट नहीं करता, आरबीआई नियंत्रित इसको नहीं करता है। जो एनबीएफसीज को यानी जिन एनबीएफसीज को आरबीआई नियंत्रित करता है उन वे दो प्रकार के होते हैं, वे एनबीएफसी दो प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इस फ्लो चार्ट में बताता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। जिन एनबीएफसीज को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को आरबीआई रेगुलेट करता है, वे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन होता है? एक होता है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, ठीक, दूसरा जो होता है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। ठीक है, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। नॉन डिपॉजिट टेकिंग में क्या होती है, ये जो है जमा राशि यानी डिपॉजिट नहीं लेते हैं, जमा राशि एनबीएफसीज नहीं करती हैं, और डिपॉजिट में ये जमा राशियाँ मतलब लोगों के जो धन है उसको जमा कराती हैं। ठीक है, तो जो अब देख लीजिए ये कौन कौन से हैं। तो जो आरबीआई है वो जो एनबीएफसीज को रेगुलेट करती है उसको दो भागों में यहाँ पे बांट दिया गया। ठीक है, दो भागों में उसी को बांटा गया है। थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज कर रहा हूँ। देखिए आरबीआई जो ने दो एनबीएफसी बांटा, ये है नॉन डिपॉजिट और एक हो गया डिपॉजिट वाला। ठीक है, अब आपको देखना इसमें है कि जो जमा राशि प्राप्त न करने वाला जो मतलब एनबीएफसीज है यानी कि नॉन डिपॉजिट वाला, ठीक है, ये आरबीआई के साथ तभी पंजीकरण हो पाएगा इसका जब इसकी जो टोटल जो पूंजी होगी यानी कैपिटल होगी वो कितनी होगी, 100 करोड़ रुपया हो, 100 करोड़ रुपया रहेगी, तभी नॉन डिपॉजिट एनबीएफसीज के जो है आरबीआई के साथ पंजीकरण हो पाएगा। ये जो है ये तभी मतलब जो है एनबीएफसी जो है ऋणी को मतलब यानी कि जो ऋण लेने वाला रहेगा उसको ऋण दे पाएंगे और अपनी पूंजी का उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, वे क्या करते हैं कि वे जो है सिर्फ नॉन डिपॉजिट जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज होते हैं वे जो है लोगों को लोन देते हैं, ठीक है, पर जो है वो जमा नहीं करते। ठीक है, मतलब डिमांड डिपॉजिट वो नहीं लेते या डिपॉजिट ही बिल्कुल नहीं लेते। ठीक है, इसको देख लेना आप। ऐसे में जो नॉन डिपॉजिट जो टेकिंग एनबीएफसीज हैं वो क्या करते हैं, वे क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं
ये आपसे सवाल पूछ लेगा, क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं पर डेबिट कार्ड और पासबुक जो है ये जारी नहीं कर पाते, ठीक है। वहीं जो है अगर इसको देख लीजिए, अब अगर डिपॉजिट वाला है इसके लिए 100 करोड़ है, अगर डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है इसके लिए जो जमा पूंजी है वो कितना चाहिए, 200 करोड़ रुपए चाहिए। इसके लिए आपके पास कम से कम 200 करोड़ रुपए का कैपिटल इसका होना चाहिए, तभी जो है इसको आरबीआई के साथ पंजीकरण हो पाएगा। और जो ये जो है एनबीएफसी जमाकर्ता से जमा राशि ले सकते हैं और ऋण प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना ये है कि जो ये एनबीएफसीज हैं इनकी जो ये डिमांड डिपॉजिट करते हैं तो इसकी जो परिपक्वता अवधि होगी यानी कि जो है वो 12 महीने होगी, यानी 12 मंथ्स की ही होगी, ठीक है, या 60 महीनों से ज़्यादा की नहीं हो पाएगी, 12 महीने या 60 महीने की, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये अब क्या करते हैं कि ये जो करेंट अकाउंट में जो जमा करते भी हैं एनबीएफसी, वे करेंट अकाउंट और बचत खाता, ठीक है, करेंट अकाउंट और बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट में जमा राशि नहीं करते हैं। ये मतलब यानी डेबिट कार्ड और चेकबुक ये भी नहीं जारी कर पाएंगे, पर ये क्रेडिट कार्ड जारी कर पाएंगे, ठीक है। तो अब तो मान डीप में थोड़ा जाएंगे, अगर मैं आपको बता दूं तो जैसे जो आप थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लीजिए, जैसे जो एनबीएफसीज होते हैं वह शैडो बैंकिंग की तरह कार्य करते हैं पर वो पूर्ण रूप से बैंक नहीं होते। उसमें बहुत से ऐसे बीमा कंपनियां हो गई, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये क्या हो गए, ये एनबीएफसीज हैं जिसको आरबीआई रेगुलेट नहीं करती, इसको अलग करती है। बीमा को इरडा रेगुलेट करता है, जो बीमा होती हैं इसको क्या करता है, इरडा IRDA इरडा रेगुलेट करता है। म्यूचुअल फंड्स के लिए सेबी वगैरह जो है वो रेगुलेट करते हैं, ठीक है। बट अगर देखा जाए जिन एनबीएफसीज को जो है आरबीआई रेगुलेट करती है, उसको हम लोग दो पार्ट में देते हैं। एक होता है नॉन डिपॉजिट वाला, एक होता है डिपॉजिट वाला, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। अब जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी इसके लिए 200 करोड़ रुपए का कैपिटल चाहिए, इसके लिए 100 करोड़ का चाहिए, ठीक है। ये जो है डेबिट कार्ड और चेकबुक जारी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे। और जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं इसको भी जो है दो प्रकार के होते हैं, जो मतलब इसको भी दो प्रकार में इसको बांटते हैं। इसको होता है रेटेड एनबीएफसीज, यानी जो जमा अपनी जो पूंजी है यानी कैपिटल है 200 करोड़ का कैपिटल है तो उसका 4 गुना यानी कि 800 करोड़ रुपए का जमा राशि ले पाएंगे। एक होता है नॉन रेटेड, यानी जो है ये अपने जो जमा राशि है यानी और अपनी जो पूंजी है 200 करोड़ उसका 1.5 गुना ही कैपिटल ले पाएंगे, 1.5 गुना ही जो है जमा राशि ले पाएंगे। ये मतलब 4 गुना, और ये जो है नॉन रेटेड जो है वो 1.5 गुना, ठीक है। तो ये आपका एनबीएफसी का पूरा आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें दिया है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, पीसीए दिया है, तो थोड़ा पीसीए को भी डिटेल में समझ लेते हैं कि पीसीए क्या होता है। पीसीए बहुत ज़रूरी है, मैं आपको थोड़ा सा उसमें डिटेल में बताता हूँ कि पीसीए जो है क्या है। तो मान लीजिए कि बैंकिंग क्षेत्र में जो बैंकिंग सेक्टर होता है ना, बैंकिंग सेक्टर में जो विनियामक के रूप में जो आरबीआई है वो क्या करती है, जो भी भारत में कार्यरत बैंक होते हैं उसके क्रियाकलापों का विशेष ध्यान रखती है। तो ऐसे में जो ये उद्देश्य होता है, आरबीआई क्या करती है कि बैंकों का जो राजस्व है, ठीक है, राजस्व, व्यय, लाभ, हानि, संपत्ति, ठीक है, इन सारी चीज़ों को क्या करती है, मूल्यांकन करती रहती है। कौन करेगा, आरबीआई करेगी, ठीक। अगर कोई भी बैंक राजस्व में, व्यय में, लाभ में, हानि में, ठीक है, संपत्ति में अगर कोई भी बैंक अगर उस पर खरा नहीं उतरता है तो इसके जो स्वास्थ्य में जो इन बैंकिंग सेक्टर्स के बैंकों के सुधार के लिए, स्वास्थ्य में सुधार के लिए आरबीआई क्या करती है कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, पीसीए जो है ये लाती है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस लेती है। इस प्रक्रिया के तहत क्या करती है, एक बैंक को जो है आरबीआई जो है सर्वप्रथम क्या करेगी, श्रेणी 1 में, कैटेगरी 1 में रखेगी, कैटेगरी 1 में रख देगी। इसके बाद क्या होगा, आरबीआई जो है इसकी जो बैंक के जो शेयर धारक है उसको लाभांश वितरित करने से जो है इसको मना कर देगी, यानी जिसको जो शेयर होगा उसको लाभांश जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यदि बैंक विदेशी है और भारत में कार्यरत है तो जो आरबीआई बैंक का जो संस्थापक होगा उसको बैंक में और भी जो है वो अपनी पूंजी लगाने की बोलेगी, यानी कैपिटल और उसको लगाने की बोलेगी, ठीक है, उसको विवश करेगी। अगर इससे सुधार आ जाएगा तो मतलब जो कैटेगरी 1 से इसको बाहर कर देगी। अगर सुधार नहीं आया तो फिर उसको क्या करेगी, कैटेगरी 2 में रख देगी, कैटेगरी जो है ये 2 में रख देगी, ठीक। अब कैटेगरी 2 में जब रखेगी तो उसमें क्या होगा कि और प्रतिबंध लग जाएंगे, यानी ऐसे में आरबीआई क्या करेगी, जो नई ब्रांच हैं आरबीआई क्या करेगी, जो बैंक की नई ब्रांच है उसको मनाही कर देगी, उसको ब्रांच नहीं खोलना है। अगर जो ब्रांच घाटा में चल रही है उसको क्या करेगी, क्लोज कर देगी, उसको बंद कर देगी, ठीक है। तो ऐसे में अगर सुधार आ जाएगा तो ठीक, नहीं आया उस वक्त भी नहीं आया तो फिर क्या करेगी, आरबीआई कुछ और कड़े कदम लेगी, तो वो क्या करेगी, कैटेगरी 3 में डाल देगी, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस के थ्रू ही होता है, इसमें कैटेगरी 3 में डाल देगी।
इसमें क्या होगा कि अगर इसमें जो है कि एकदम मतलब जो अनेक जो उच्च जो पदाधिकारी होते हैं बैंकों के, उनको अपना मतलब वित्तीय प्रतिफल को कम करने के लिए निर्देश दिया जाएगा। मतलब जो भी घाटा है उसको सब कम करो, नया ऋण देने से रोक देगी बैंक को, ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि या जमा राशि लेने से मना कर देगी। अगर ये तीनों प्रयास असफल रहे तभी क्या होता है, बैंकों का विलय होता है। तभी जो है ये बैंकों का विलय होता है या क्या होता है, अधिग्रहण होता है। अभी हाल ही में जो है बहुत, या फिर अन्यथा जो है बैंक को बंद कर दिया जाएगा। अभी जो है हाल ही में देखा गया था कि बहुत सारे बैंकों का विलय किया गया था, तो उसमें प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क्स के तहत ही इसको किया गया था। तो आप समझ गए होंगे कि पीसीए फ्रेमवर्क्स और एनबीएफसीज क्या होते हैं। अब हम आते हैं अपने आर्टिकल पे कि दिया क्या है। ये था आपका स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन ये था, इसको बताने का मतलब यही था कि ये स्टैटिक पोर्शन अगर आपका रेडी रहेगा तो आप करंट के जो भी आर्टिकल्स आएंगे, करंट के मैगजीन जो भी आएंगे, उसको में आप डीपली पढ़ पाएंगे कि आखिर वो चीज़ कह क्या रहा है। इसीलिए जरूरी होता है कि आप अपने बेसिक सिलेबस को कंप्लीट करिए। मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा जनवरी में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस और पीसीए फ्रेमवर्क में आरबीआई क्या किया, अक्टूबर 2024 से सरकारी स्वामित्व वाली जो एनबीएफसी हैं उसको पीसीए पर्यवेक्षित मानदंड के दायरे में लाएगा। यानी जो सरकारी स्वामित्व वाली जो एनबीएफसीज होती हैं, जिसमें दो प्रकार का बताया ना आपको सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसीज, एक होता है आपका जो कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग और डिपॉजिट टेकिंग, ठीक है। उन सभी को क्या करेगा, पीसीए पर्यवेक्षित जो है मानदंड के दायरे में ला देगा। इसका उद्देश्य क्या है, सही समय पर पर्यवेक्षी उपायों को लागू करना और संस्थाओं को सुधार संबंधी उपायों को शुरू करना, लागू करना, ताकि वित्तीय संकट से बचा जा सके। उसी को मैं आसान भाषा में को समझा चुका हूँ। एनबीएफसीज के लिए पीसीए फ्रेमवर्क, अभी ये सब क्या, अभी एनबीएफसीज के लिए नहीं था, ये सब बैंकों के लिए था। अब एनबीएफसीज के लिए इसको जो है सरकार ने रिजर्व बैंक ने लाया है इसको, ठीक है। 14 दिसंबर 2021 को आरंभ किया गया था। तब से क्या है, फ्रेमवर्क की समीक्षा की जाती रही है। जो पीसीए फ्रेमवर्क है, नई समीक्षा के तहत क्या है कि 1 अक्टूबर 2024 से जो सरकारी एनबीएफसीज हैं उसको भी पीसीए फ्रेमवर्क में दायरे को लाने का जो है निर्णय लिया गया है। बेस लेयर को छोड़ करके, बेस लेयर में उन एनबीएफसीज को वर्गीकृत करते हैं जो जमा राशि जो है स्वीकार नहीं करती हैं, जो जिसकी जो संपत्ति का आकार क्या है 1000 करोड़ रुपए से कम, यानी वही जो है नॉन डिपॉजिट जो है नॉन डिपॉजिट एनबीएफसीज है, उनको छोड़ करके जो डिपॉजिट एनबीएफसीज लेती हैं वही एनबीएफसी जो आरबीआई रियायती करती है उन्हीं को लिया जाएगा। आपको बताया ना जो दो कैटेगरी है उसमें से सिर्फ जो बेस लेयर यानी वही नॉन डिपॉजिट को बेस लेयर बोलते हैं, जो डिपॉजिट लेते हैं उसको बेस लेयर नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो बेस लेयर का 3 लेयर है, एक मिडिल लेयर है, एक अपर लेयर है, एक टॉप लेयर है। तो सरकारी एनबीएफसी में क्या क्या शामिल है इसमें देख लीजिएगा। तो इन जो सरकारी जो एनबीएफसी इसमें कौन कौन शामिल है, पीएफसी है, आरईसी है, आईआरएफसी है, आईएफसीआई इत्यादि जो है ये जो सरकारी एनबीएफसी है उसमें शामिल हैं। तो एनबीएफसी को प्रॉम्प्ट करेक्टिव फ्रेमवर्क्स के एक्शन के दायरे में लाने का जो निम्नलिखित कारण है वो क्या है कि वित्तीय दृष्टि से कई एनबीएफसीज का आकार काफ़ी बढ़ गया है और वित्तीय प्रणाली के अन्य घटकों के साथ इसके जुड़ जाने से अर्थव्यवस्था के लिए अधिक इंपॉर्टेंट हो गए, चूँकि ये लोन भी दे रही हैं। बहुत सारा जो है इसका जो अर्थव्यवस्था में इंटीग्रेशन है वो मजबूत हो चुका है, इसलिए इनको जो है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस के थ्रू लाया गया है ताकि कोई भी गड़बड़ी हो उसके पहले इसको निपट लिया जाएगा, ठीक है। तो जो सुधारात्मक कार्रवाइयाँ होती हैं वो क्या क्या होती हैं, गवर्नेंस, पूंजी, लाभप्रदता, व्यवसाय से संबंधित दुर्विवेकाधीन कार्रवाइयाँ होती हैं, लाभांश वितरण, लाभांश प्रेषण पर प्रतिबंध होता है, शाखा विस्तार पर प्रतिबंध, वही जो बताया ना कि सब चीज़ें जो होती हैं 3 लेयर में, ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 में होता है, वही चीज़ों को इसमें बताया गया है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर एंड लार्ज डिफॉल्टर डायरेक्शन 2023। इन दिशा निर्देशों के तहत क्या है, आरबीआई ने विनियामकीय संस्थाओं के अधिकार के क्षेत्र का विस्तार किया है। ये संस्थाएं क्या करती हैं, अब उधारकर्ताओं को विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत कर सकती हैं, विलफुल डिफॉल्टर की परिभाषा का विस्तार कर सकती हैं और उसकी पहचान की प्रक्रिया में सुधार कर सकती हैं। आरबीआई ने जो है इसके लिए डायरेक्शंस जो है वो दे दिए हैं, ठीक है। तो दिशा निर्देश, विलफुल डिफॉल्टर मतलब जानबूझ करके जो है लोन न चुकाने वाला व्यक्ति जो है वही विलफुल डिफॉल्टर समझ लीजिए, वही होगा, ठीक है। किन पर लागू होगा, बैंक पे होगा, एनबीएफसीज पे भी होगा ये, ठीक है। एनबीएफसीज पे भी ये लागू होगा, सहकारी बैंक पे होगा, आरआरबीज पे भी होगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पे भी होगा, स्थानीय बैंक पे भी होगा, नाबार्ड, सीडबी, एक्सिम बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी पे भी और नैबफीड पे भी होगा, जैसे अखिल भारतीय सभी जो विनियमित संस्थाएं होती हैं उस पर सभी ये लागू होंगी। विलफुल डिफॉल्टर ऐसा उधारकर्ता या ग्रांटर होता है जो ऋण चुकाने में सक्षम तो होता है पर जानबूझ कर जो है ऋण की अदायगी नहीं करता है। न्यूनतम बकाया राशि उससे 25 लाख रुपए से अधिक से होनी जो है आवश्यक होनी चाहिए। लार्ज डिफॉल्टर होता है जिसकी जो डिफॉल्ट राशि जो होती है वो क्या होती है 1 करोड़ रुपए से अधिक होती है।
विलफुल डिफॉल्टर की जो समीक्षा और अंतिम निर्णय कौन करेगा? तो किसी भी खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने के 6 महीने के भीतर जो है इस पे जो है समीक्षा की जाएगी। इसके लिए कोई पहले विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं थी, अब जो है समय सीमा निर्धारित हो गई है। तो इसको ध्यान देना है कि जब एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा किसी खाते को, तो उसमें जो है 6 महीने के बाद से विलफुल डिफॉल्टर के रूप में उसकी समीक्षा की जाएगी। पहचान प्रक्रिया क्या है कि पहचान समिति बनेगी, इसके द्वारा साक्ष्यों की जांच के बाद किसी उधारकर्ता को विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाएगा। समीक्षा समिति क्या करेगी? इसके लिए जो इसके प्रस्ताव का विचार करेगी। जो अन्य प्रावधान ये है कि कोई भी विलफुल डिफॉल्टर को कोई अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा नहीं दी जाएगी। ये इसके बाद मतलब ये रोक जो है, अगर विलफुल डिफॉल्टर की जो है अगर चीज़ें रोक दी जाती हैं, सूची में रोक जाती हैं, हट जाता है, इसके बावजूद 1 साल तक ये जो है जारी रहेगा। ठीक है। अब क्या करती है ऋणदाता जो है मूल लेनदार के खिलाफ कार्रवाई पूरी किए बिना भी गारंटर के खिलाफ भी कार्रवाई कर पाएगी, यानी जो गारंटर होगा लोन देते समय उसके खिलाफ भी जो है ये कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, उसको वो भी कार्रवाई के दायरे में आ गया। कार्ड एंड फाइल टोकनाइजेशन, ये क्या है? कॉफ्ट, ये क्या आरबीआई ने कॉफ्ट के लिए नए चैनल प्रस्तुत किए हैं। कार्ड एंड फाइल टोकनाइजेशन की प्रक्रिया का उपयोग क्या है? कार्ड का डिटेल पूरा भरने की जगह एक यूनिक कोड या कोड से भुगतान करने के लिए कहते हैं। जैसे क्या इसके जरिए कार्ड नंबर या सीवीवी नंबर आप देखेंगे पीछे लिखा होता है, जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड होता है उसमें, जैसे जो संवेदनशील जानकारी उजागर किए बिना क्या है सुरक्षित ऑनलाइन खरीदारी की जा सकती है। 2022 से ये लागू है। वर्तमान में कॉफ्ट टोकन केवल मर्चेंट के एप्लीकेशन वेब पेज के माध्यम से सृजित कर सकते हैं। अब कॉफ्ट टेबल टोकन सृजित को सीधे बैंक स्तर पर जारी करने का प्रस्ताव किया गया। इस नए कदम का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक ऐप पर टोकन के डुप्लीकेशन को खत्म करने से जो है ट्रांजैक्शन संबंधी सुरक्षा में वृद्धि करना, इससे कार्ड के डेटा संबंधित जो धोखाधड़ी है उससे कमी आएगी। जीएसटी की 52वीं 62 बैठक जो है वो हुई है। इसमें बहुत सारी सिफारिशें की गई हैं। जीएसटी परिषद की, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, जो 52वीं बैठक हुई है। तो ध्यान देना इसमें कि बहुत सारी सिफारिशें की गई हैं। तो ऐसे में पहले जान लेते हैं कि जीएसटी है क्या, जीएसटी परिषद है क्या। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं कि जीएसटी परिषद क्या है। कि संविधान के अनुच्छेद 279A के उपबंधों के तहत एक जीएसटी परिषद की स्थापना की गई है। यह एक संवैधानिक निकाय है। यूपीएससी यहाँ फोकस करेगा, सवाल बन चुका है प्री में, यहाँ पे सवाल एक बार बन चुका है। ये संवैधानिक निकाय है, ध्यान देना आपको। आर्टिकल 269A के तहत 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। सदस्य कौन होता है? केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री या राजस्व प्रभारी होता है। वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य के द्वारा नामित कोई मंत्री होता है। कार्य क्या करती है? जीएसटी के कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे पर सिफारिश करती है। इसके लिए मतदान होता है, मतदान से निर्णय होता है। निर्णय के लिए उपस्थित और मतदान करने के वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। डाले गए मतों में केंद्र की हिस्सेदारी कितनी होती है? 33% की होती है। बाकी सभी जो होती है वो राज्य और यूटी की भी होती है। इसको आपको ध्यान देना है। अपीली प्राधिकरण के बारे में, जीएसटी अपीली प्राधिकरण क्या है? ये जो है जीएसटैट क्या है? एक केंद्रीय जीएसटी अधिनियम 2017 के साथ एक वैधानिक निकाय है। इसको ध्यान देना है। जीएस, अगर आपको देखिए 2 चीज़ें कंफ्यूज करेगा यूपीएससी, यहाँ देख लीजिएगा। एक होगा जीएसटी परिषद, ठीक है, और एक होगा जीएसटी GSTAT परिषद। इसको क्या होगा? ये क्या है? एक इसके तहत एक वैधानिक निकाय है, और जीएसटी परिषद एक जो है संवैधानिक निकाय है, और जीएसटैट क्या है? एक वैधानिक निकाय है। ये क्या करता है? जीएसटी कानून के तहत अपील का दूसरा मंच है, और केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद समाधान का पहला साझा मंच है। यानी कि पहले स्तर पर अगर हमारा कोई विवाद होगा तो हम कहाँ जाएंगे? जीएसटैट के तहत में जाएंगे। ठीक है, यह अपीली प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों की जो है वो सुनवाई करता है। ठीक है, तो ऐसे में जान लेते हैं कि इसको परिषद द्वारा क्या क्या सिफारिशें की गई। तो सिफारिशें ये की गई कि जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास के तहत एक सरकारी प्राधिकरण है। जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास एक तरह का जो है सरकारी प्राधिकरण है, और उन्हें जीएसटी से छूट के लिए प्राप्त है। ठीक है, इसे जीएसटी से छूट की प्राप्त की गई किसको? जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास को। जो मोलासिस होते हैं यानी सीरा जानते हैं, सीरे पर जीएसटी के दर को 28% से घटा करके 5% पर सिफारिश की गई है। जो चीनी, इससे क्या होगा? चीनी मिलें जो गन्ना किसानों को जो है त्वरित भुगतान कर सकेंगी। जो मानव उपभोग के लिए जो अल्कोहल युक्त मदिरा है उसके निर्माण में उपयोग किए जाने वाले जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को जीएसटी के दायरे से बाहर करने की सिफारिश की गई है। ईएनए क्या है? एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, उच्च हाई कंसंट्रेशन वाला एक अल्कोहल है। यह फार्मास्यूटिकल, परफ्यूम और टॉयलेटरीज मैंने साबुन मंजन के लिए जो है एक प्रमुख घटक है।
अब जीएसटैट के जो सदस्य होते हैं उसकी योग्यता क्या है, तो इसके सुनिश्चित करने के लिए जो सेंट्रल जीएसटी अधिनियम 2017 इसके प्रावधानों के अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 जो है संरेखित करना होगा। अध्यक्ष तथा सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होगी वो कितनी होनी चाहिए, 50 वर्ष होनी चाहिए। और उसका कार्यकाल क्या होना चाहिए, कार्यकाल जो है क्रमशः 70 या 68 वर्ष तक की आयु तक होना चाहिए। यानी किसके लिए, जो जीएसटैट है, जो वैधानिक निकाय है, उनके जो सदस्यों की बारे में जो बात की गई है, योग्यता यहाँ पे सिफारिश की गई है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये यहाँ पे सिफारिश की गई है। तो न्यूनतम आयु कितनी बताई गई है, 50 वर्ष होनी चाहिए। और कार्यकाल क्या है, लगभग 70 वर्ष या 67 वर्ष तक की आयु तक ले होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसने क्या किया है, $600 मिलियन के साथ भारत जापान कोष की स्थापना की है। इसके लिए भारत जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC के साथ समझौता किया है। इस कोष में JBIC और भारत सरकार एंकर इन्वेस्टर होंगे। एंकर इन्वेस्टर क्या होता है, किसी भी नए फंड में पूंजी लगाने वाला पहला निवेशक होता है। मैं आपको बता रहा हूँ एंकर इन्वेस्टर, ये अच्छा से नहीं दिया, मैं आपको एंकर इन्वेस्टर के बारे में बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, वो दिया है, ठीक दिया, सिंपल लैंग्वेज में दिया है। तो अब आप इसको देख लीजिए पहले कि भारत ये जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये $600 मिलियन के साथ क्या है, भारत जापान कोष की स्थापना के लिए जो है ये JBIC के साथ समझौता किया है। इसमें क्या होंगे, JBIC और भारत सरकार एंकर इन्वेस्टमेंट होंगे। NIF के बारे में जान लीजिए, भारत सरकार ने इसको स्थापित किया। यह अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय निवेशकों के लिए सहयोगी निवेश प्लेटफॉर्म है। इसके लिए सरकार ने 3 फंड स्थापित किए हैं। इस प्लेटफॉर्म के तहत मास्टर फंड, फंड्स ऑफ फंड, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इक्विटी और इक्विटी से जुड़े जो है विपत्रों में है निवेश करना। ठीक है, एक यहाँ शब्द आया है एंकर इन्वेस्टर, इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। एंकर इन्वेस्टर पे यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल बन चुका है। इसको देख लीजिएगा, ये क्रिटिकल मिनरल्स और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं। ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है क्रिटिकल मिनरल्स और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जो हैं, ये क्या करते हैं, ये आप इस पर यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है PYQ, इसलिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इरिडाई के बारे में आपने देखा होगा, इसको शायद, अब मुझे पता नहीं, मैंने ये पॉज किया था, ये रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जो इरिडाई है ना, इसने क्या किया है, बीमा वाहक गाइडलाइंस को जारी किया है। अगर आपसे प्रीलिम्स में सवाल बने कि बीमा वाहक जो है ये गाइडलाइंस किसने जारी किया है, अगर वाहक किसने जारी किया, LIC ने जारी किया। ठीक है, स्टेटमेंट देगा, LIC ने जारी किया, इरिडाई ने जारी किया। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस ने जारी, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस ने जारी किया, मतलब तमाम दे देगा, SEBI ने जारी किया। पर आपको कहाँ लगाना, टिक, इरिडाई ने जारी किया, क्योंकि क्या है, ये क्या करेगी, महिला केंद्रित वितरण चलन का स्थापित करेगी। प्रत्येक गाँव में बीमा समावेशन का उसका उद्देश्य है, जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। गांव के हर कोने में, देश के हर कोने में बीमा की पहुंच हो, उपलब्धता में सुधार हो और सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को प्राप्त करने की जो है रणनीति इरिडा की है, उसी का एक जो है कार्यक्रम एक है, ये दिशा निर्देश है, इसका एक हिस्सा है। अब हम अपने यहाँ पर आते हैं क्रिटिकल और सामरिक खनिज पे, यानी कि सबसे स्ट्रैटेजिक जो मिनरल्स हैं और क्रिटिकल मिनरल्स, इस पर यूपीएससी सवाल पूछा हुआ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना चाहिए। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 क्रिटिकल और सामरिक खनिजों, जैसे ये 3 क्रिटिकल और सामरिक खनिजों, लिथियम, नाइओबियम और दुर्लभ भूतत्वों के खनन के लिए क्या है, रॉयल्टी दरों की मंजूरी प्रदान की है। तो क्रिटिकल खनिजों क्या होता है, क्रिटिकल खनिजों को किसी भी देश के आर्थिक विकास और उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। कोई खनिज जो है क्रिटिकल है या नहीं, इसका मापन क्या होगा, 2 मानदंड, जैसे कि आर्थिक महत्व और आपूर्ति संबंधी जोखिम जो होती है उस पर किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि जो रॉयल्टी दरों की जो मंजूरी दी गई उसका उद्देश्य क्या है, उसके बाद क्या करेगी सरकार, केंद्र सरकार क्या करेगी, देश में पहली बार क्रिटिकल खनिजों की खनन हेतु ब्लॉक की नीलामी कर पाएगी। देश की जो संपदा होती है उस पर सरकार क्या होता है, संप्रभु स्वामित्व होता है। इसलिए जो खनन करने वाली जो कंपनी होगी उसको खनिज पदार्थों का खनन करने के बजाय सरकार क्या करना पड़ेगा, आर्थिक भुगतान करना होगा। इसी भुगतान को क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं। ठीक है, तो जो खान और खनिज अधिनियम है MMDRA 1957 की दूसरी अनुसूची में क्या है, खनिजों की रॉयल्टी की दरें के बारे में संबंधित है। खान और खनिज अधिनियम पे सवाल यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बना हुआ है, इसको आप देखिएगा। अब देखिएगा, यदि किसी खनिज के लिए रॉयल्टी दर निर्धारित नहीं की गई है और रॉयल्टी दर क्या है, उसकी जो एवरेज सेलिंग प्राइस है उसका 12% होती है, तो मतलब अगर आप देख लीजिए, अगर रॉयल्टी दर नहीं अगर निर्धारित की जाएगी तो जो एवरेज सेलिंग प्राइस होगी उसका 12% क्या करेगा, रॉयल्टी देना पड़ेगा। किसको, जो कंपनी खनन कर रही है उसको सरकार को देना पड़ता है। ठीक है, लिथियम, नाइओबियम और दुर्लभ भूतत्वों के लिए जो क्रमशः क्या क्या निर्धारित की गई रॉयल्टी, 3%, 3% और 1%। ठीक है, वर्तमान में क्या है, जो भारत की जो खनिज रॉयल्टी दरें
हैं वो दुनिया में सबसे अधिक हैं। इससे क्या है कि खनन क्षेत्र की जो प्रतिस्पर्धात्मकता है वो प्रभावित होती है। खनन करने वाली कंपनियां होती है, उस पर आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। इसलिए जो है यहाँ पे भारत जो है दोहन नहीं कर पाता है, अनेक जो चिंताएं हैं वो है ही। तो महत्व क्या है कि खनिजों के लिए रॉयल्टी दरों को वैश्विक स्तरों के अनुरूप लाने के लिए क्या करेगा, खनन क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। कम रॉयल्टी दरें रखने से क्या होगा, भारत की जो खनिज खोज करने के कार्यों को बढ़ावा मिलेगा, आयात पर निर्भरता कम होगी। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने आपूर्ति श्रृंखला में जो है ये बाधाएं होंगी, और इसमें जो बाधाएं होंगी उसको दूर करने के लिए इनसे सहायता मिलेगी। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि जो भी ये दरें तय की जा रही हैं ना, ये दरें क्या तय की जाएंगी कि जो हमें जो खनन क्षेत्र है, खनन क्षेत्र में क्या हो कि निवेश बढ़ेगा जब, तो इसमें होगा ये कि जो हम आत्मनिर्भरता की तरफ जो बढ़ रहे हैं उसके तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि जो सप्लाई चेन में बाधा हो रही है उसको जो है समस्याएं कम करने में हमें जो है सहायता मिलेगी। तो बहुत सारी जो इसके लिए पहल की गई है। 2023 में जो है MMRD जो एक्ट है 1957 का, इसको संशोधन करके जो है इसमें से 6 खनिजों को इस सूची से जो हटाया गया है। महत्वपूर्ण खनिजों की जो प्राप्ति के लिए क्या है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड नामक एक जो है सरकारी संयुक्त उद्यम की स्थापना भी की गई है। 24 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के लिए खनन पट्टे और समग्र लाइसेंस नीलामी की जो है प्रक्रिया को भी शुरू किया गया है। 24 महत्वपूर्ण, ध्यान देना है इसको, 24 महत्वपूर्ण, ठीक है। अब हम आते हैं अपने आर्टिकल के दूसरे 11वें आर्टिकल पे। दूसरे आर्टिकल पे हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें क्या है कि इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट आईस्कैक जो है 2022, इसमें क्या है, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड मिला है। इसमें कौन किया है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इसको जो इस अवार्ड का जो है ये जो है आयोजन किया गया है। ये क्या करता है, उन शहरों और परियोजनाओं और नवीन विचारों को मान्यता देता है जो 100 स्मार्ट शहरों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ जो है सस्टेनेबिलिटी, समावेशी, ठीक है, न्यायसंगत, स्वस्थ और सहयोगी शहरों के विकास को प्रोत्साहित कर चुके हैं। 3 संस्करण इसके हो चुके थे। तो शीर्ष 3 स्मार्ट सिटी में सबसे पहले नंबर पे इंदौर आया, दूसरे नंबर पर सूरत आया और तीसरे नंबर पे आगरा आया। ये यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से आए हैं, तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पे आया, तमिलनाडु दूसरे पे और राजस्थान तीसरे पे, और यूटी में सबसे टॉप पे आया वो चंडीगढ़ आया, ठीक है। तो अब आया है इंपॉर्टेंट बात कि गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी एक बार पिछली साल के, ये 1 साल पुराना बता रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में जो है ये एक रोड मैप आया था, हिमाचल प्रदेश का शिमला रोड मैप था। अब आया है गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म, ठीक है। तो G20 का जो दिल्ली घोषणा पत्र है उसमें क्या है, SDGs के प्रति साधन के रूप में क्या किया गया, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गोवा रोड मैप के महत्व को रेखांकित किया गया। इस पर बात ध्यान देना है कि इस रोड मैप में क्या है कि 5 प्राथमिकता वाले जो सेक्टर हैं उसकी पहचान की गई। कौन कौन से, एक है हरित पर्यटन, दूसरा है डिजिटलीकरण, तीसरा है कौशल विकास और पर्यटन MSMEs और गंतव्य प्रबंधन, ठीक है। जो दिल्ली घोषणा पत्र थी उसमें ट्रैवल फॉर लाइफ पहल की शुरुआत की घोषणा किया गया है, उसका उल्लेख किया गया है ट्रैवल फॉर लाइफ पहल का भी। यह पहल क्या करती है, सभी पर्यटक और पर्यटक व्यवसायों को ऐसे सरल कार्यों करने के लिए प्रेरित करती है जिसका पर्यावरण संरक्षण और जलवायु कार्रवाई के लिए क्या है, विशेष महत्व है। इसके अलावा क्या है, पर्यटन मंत्रालय ने UNWTO के सहयोग से G20 पर्यटन और SDG डैशबोर्ड का भी शुरू किया है। यह डैशबोर्ड क्या करेगा, वैश्विक रिपोजिटरी के रूप में कार्य करेगा। यह रिपोजिटरी क्या करेगी, G20 देशों की जो संधारणी पर्यटन प्रणालियां हैं और नीतियों के सर्वोत्तम जो उदाहरण है है उसको क्या करेगी, वो प्रदर्शित करेगी। तो ध्यान देना आपको कि SDG डैशबोर्ड और जो है G20 पर्यटन और SDG डैशबोर्ड शुरुआत किसने किया है, तो पर्यटन मंत्रालय ने किसके सहयोग से, UNWTO के सहयोग से इसको जारी किया है, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, स्कीम्स फॉर रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। ये क्या है, रोड टैप। ये क्या है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने रोड टैप के समर्थन को 30 जून 2024 तक बढ़ाने की घोषणा की है। इसके बारे में क्या जानते हैं कि रोड टैप क्या है, इसमें है कि इसमें निर्यात पर शुल्क छूट योजना के रूप में इसको शुरू किया गया था। यह योजना क्या करती है, उन निर्यातकों को संबंध शुल्क करों से प्राप्त राशि को वापस कर दी जाती है जिन्होंने क्या है, अन्य योजनाओं के तहत छूट प्राप्त नहीं की है, ठीक है। इन संबंध शुल्क करों में कौन कौन से शामिल है, तो स्थानीय कर है, कोयला उपकर है और मंडी कर है। यह योजना क्या करती है, वैश्विक स्तर पर स्वीकृत एक सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि करों और शुल्कों का निर्यात नहीं करना चाहिए। साथ ही क्या है, निर्यात किए गए उत्पादों पर लगने वाले टैक्स और शुल्कों पर या तो छूट देनी चाहिए या फिर उसको निर्यातकों को वापस कर देना चाहिए। WTO के नियमों के अनुरूप जो है यह है, और ये क्या करता है,
है, इसे एंड टू एंड आईटी परिवेश में इसको लागू किया जा रहा है, एंड टू एंड आईटी परिवेश में, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हैं उसमें इसको लागू किया जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम ऑटोमेटिक स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट्स। इसमें आपको देना है ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्यों कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत जो है सिस्टम आधारित एक जो ऑटोमेटिक स्टेटस होल्डर का जो है सर्टिफिकेट जारी किया है। अब क्या है, यह प्रमाण पत्र आईटी प्रणाली द्वारा जारी किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र क्या है, वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय के पास उपलब्ध जो पड़ निर्यात है उस पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा और अन्य जोखिम मानदंडों के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। स्टेटस होल्डर ऐसे बिजनेस लीडर होते हैं जो क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्कृष्ट उन्होंने प्रदर्शन किया है और देश के व्यापार में अधिक योगदान दिया है, उनके लिए जो है प्रमाण पत्र लाया गया। इसका महत्व क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो है भारतीय निर्यातकों की विश्वसनीयता बढ़ेगी, कस्टम क्लियरेंस में प्राथमिकता मिलेगी और कुछ छूट भी इसको मिलेगी, ठीक है। अब इसमें आते हैं हम लोग प्रोजेक्ट मरियामा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, देख लीजिएगा। प्रोजेक्ट मरियामा को 3 BIS इनोवेशन हबों केंद्रों ने संयुक्त रूप से विकसित किया था। इसमें कौन कौन शामिल है, द स्विस, सिंगापुर और यूरो सिस्टम हब सेंटर। इसका बैंक ऑफ फ्रांस, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर और स्विस नेशनल बैंक के साथ इसका विकास किया गया था, प्रोजेक्ट मरियामा। इसको 3 BIS इनोवेशन हब केंद्रों ने संयुक्त रूप से जो है विकसित किया था। इसमें द स्विस, सिंगापुर और यूरो सिस्टम हब सेंटर्स हैं। इसका बैंक ऑफ फ्रांस, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर और स्विस नेशनल बैंक के साथ विकास किया गया था। इसको देख लेना है आपको ध्यान, ठीक है। इस परियोजना ने क्या किया है, वित्तीय संस्थानों के बीच में होलसेल केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के सीमा पार व्यापार और निपटान का परीक्षण किया है। इसके लिए क्या है, पब्लिक ब्लॉकचेन पर नई विकेंद्रित प्रौद्योगिकी अवधारणाओं का उपयोग किया गया है। होलसेल CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का तात्पर्य क्या है कि केंद्रीय बैंक भंडार में इंटर बैंक हस्तांतरण और संबंधित होलसेल के लेन देन के निपटान से है, ठीक है। तो अब आप जाते हैं हम लोग इसमें कि अब आते हैं हम लोग विश्व का वैश्विक नवाचार सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। यूपीपीसीएस यहाँ पे एकदम ध्यान दीजिएगा, यूपीपीसीएस वाले, यूपीएससी वाले, दोनों वाले, ठीक है। इसमें हालांकि यूपीपीसीएस में सीधे सीधे भारत का रैंक पूछ देगा और कौन जारी करता है उसके बारे में दे देगा, या हेडक्वार्टर दे देगा उसका, ठीक है, जो जारी करता है संस्थान, और यूपीएससी में थोड़ा डिटेल में जाएगा। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है WIPO द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 की 44वीं जो रैंक है भारत की वो बरकरार है, यानी भारत 40वें रैंक स्थान पर था और अभी भी 40वें स्थान पे है, ठीक है। अब इसको जारी कौन करता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो हालांकि उससे पहले थोड़ा सा सूचकांक के प्रमुख बिंदु को देख लेते हैं। तो जो ग्लोबल जो ये क्या है आपका इनोवेशन इंडेक्स है, वो क्या है, सरकारों के लिए अपने देशों में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो नवाचार आधारित बदलाव हैं उसका आकलन करने का विश्वसनीय तरीका होता है। इसे कार्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड बिजनेस स्कूल और WIPO द्वारा जो है संयुक्त रूप से प्रकाशित किया है। इसमें आपको ध्यान देना है, WIPO को, इनसीड बिजनेस स्कूल को, कार्नेल यूनिवर्सिटी को, ठीक है। नवाचार को मापने के लिए जो प्रमुख मानदंड है, यानी कि जो क्राइटेरिया है उसके लिए क्या क्या होती हैं, जो संस्थाएं, मानव पूंजी और अनुसंधान, अवसंरचना, बाजार का परिष्करण, व्यवसाय का परिष्करण, ठीक है, ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट, रचनात्मक आउटपुट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, नवाचार को मापने का मानदंड होता है। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, तो इसको देख लेते हैं कि जो स्विट्जरलैंड है वो लगातार 13वें वर्ष क्या है जो इसमें पहले स्थान पर बना हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड जो है पहले स्थान पर लगातार 13वें वर्ष ये अपने रैंक को उसने होल्ड किया। भारतवा का स्थान क्या है, भारत का स्थान 40वां है। वैश्विक स्तर पे मजबूत तकनीकी प्रगति हुई है और साथ ही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और ऑटोमेशन जैसी प्रौद्योगिकियों में भी तेजी आई है। भारत देखिए निम्न मध्य आय वर्गीय देशों में जो है अग्रणी देश है, स्थिर बना हुआ है। 13वें वर्ष में लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए कीर्तिमान बनाया है। शोध प्रकाशन आउटपुट के मामले में भारत क्या है, भारत ने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है, यानी अब क्या है, अब वो जो है 4थे स्थान पे आ चुका है, ठीक। अब क्या है, शीर्ष 10 टेक्नोलॉजी क्लस्टर में भारत के 4 क्लस्टर शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं, बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई, ठीक है, इसको ध्यान देना है आपको। अब इसमें हम लोग आ जाते हैं हम लोग जो कि WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, इसको ध्यान दीजिएगा। यह UN की विशेष एजेंसी है, 1967 में इसको स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य ही क्या है कि एक संतुलित और सुलभ अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक प्रणाली का विकास करना, ठीक है, बौद्धिक संपदा प्रणाली का। इसका भारत सदस्य है, 193 इसके सदस्य हैं। इसकी जो प्रमुख संधियाँ क्या है, औद्योगिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए पेरिस कन्वेंशन 1998, साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन 1928, पेटेंट सहयोग समिति जो है 1998। भारत क्या है, तीनों संधियों का पक्षकार है। यूपीएससी यहाँ पे फोकस कर देगा, गलत कर देगा सवाल आप लोग, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा।
तो अब हम लोग आते हैं अपने 17वें वाले आर्टिकल पे, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट्स बैंक्स MDB, इसको आपने पढ़ा होगा अपने स्टैटिक पोर्शन में भी। तो SDG जो भी G20 विशेषज्ञ समूह है उसने बिगर, बोल्डर और बेटर मल्टीलेटरल बैंक के शीर्षक के एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट क्या है, मोरक्को के मार्राकेश में आयोजित जो है G20 वित्त मंत्रियों की और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की चौथी बैठक में इसको प्रस्तुत की गई थी। कहाँ पे, ध्यान देना जगह को, मोरक्को के मार्राकेश में, ठीक है। इस बैठक में स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह ने रिपोर्ट का दूसरा भाग प्रस्तुत किया। यह रिपोर्ट क्या करती है, बिगर, बोल्डर और बेटर MDB की थीम पर जो है बहुपक्षीय विकास बैंकों के सुधारों पर इसको केंद्रित है। इसमें क्या बात की गई है कि इसका रिपोर्ट जो मतलब इसका पहला वाला भाग प्रस्तुत किया गया था, इसमें जो है 2030 तक MDB के वार्षिक ऋणानुदान का स्तरों को 3 गुना बढ़ाकर $390 बिलियन करने की बात की गई थी। MDB क्या होते हैं, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट्स बैंक वे वित्तीय संस्थान होते हैं जिसकी स्थापना विश्व के कई देश मिलकर करते हैं। यह संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा शासित होती हैं, जैसे ब्रिटेन उच्च संस्थाएं, एशियाई ADB जो है, ठीक है। ये क्या है, MDBs हैं। इसमें रिपोर्ट में प्रमुख सिफारिशें क्या गई थी, बेटर, इसके लिए क्या गया, बेटर MDB, इसके लिए निम्न और मध्य आय वाले देशों के संबंध में जो बाहरी वित्त पोषण अंतराल से जुड़ी समस्या, इसके समाधान करना चाहिए। जो भी जलवायु कार्रवाई में उसमें गैर रियायती ऋण देने में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्षेत्रीय कार्यक्रमों के साथ एकीकरण करके राष्ट्रीय परिवर्तन को बढ़ावा देना चाहिए। बिगर MDBs में देखा जाए तो जोखिम से बचने की प्रवृत्ति के बजाय जो है जोखिम सूचित जोखिम की प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर निजी वित्त को प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिक से अधिक दान देने की प्रतिबद्धता व्यक्त करनी चाहिए। SDG का समर्थन करते वित्तीय रिटर्न चाहने वाले निवेशकों के लिए ग्लोबल चैलेंजिंग फंडिंग मैकेनिज्म की स्थापना करनी चाहिए। बोल्डर MDBs के लिए क्या है कि कैस्केड सिद्धांत को अपनाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि जहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऋण प्रदान करने से बचते हैं वहां निजी क्षेत्र को वित्त का प्रबंधन करना चाहिए, यानी कैस्केड सिद्धांत को अपनाना चाहिए, ठीक है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA को सशक्त बनाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, MIGA को सशक्त बनाने की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़िएगा, MIGA गूगल करके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सवाल UPSC में बना हुआ है, इसको पूछा हुआ है एक बार यूपीपीसीएस में सवाल ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट, इसको देख लेते हैं। तो क्या है इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स, JP मॉर्गन जून 2023 से भारत सरकार के बॉन्ड को अपने बेंचमार्क में जो है EMI में जोड़ेगा, ठीक है, अपने बेंचमार्क EMI में जोड़ेगा JP मॉर्गन, ठीक है। EMBI क्या है, इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स क्या है, उन अंतर्राष्ट्रीय सरकारी और कॉर्पोरेट बॉन्ड के कुल रिटर्न के प्रदर्शन को मापने के लिए क्या है, एक बेंचमार्क सूचकांक है जो क्या करता है, तरलता और संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ठीक है। EMBI में शामिल होने के संभावित परिणाम क्या होंगे, देश की जो संप्रभु लागत उधार में कमी हो सकती है, चालू खाते घाटे के वित्त पोषण में मदद मिलेगी, जो है हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है उसको वित्त पोषण फाइनेंस करने में मदद मिलेगी, ठीक है। घरेलू वित्तदाताओं के लिए अधिक उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश करने हेतु तरलता प्राप्त होगी और रुपए की मांग में वृद्धि हो सकती है, इसके मूल्य समर्थन मिल सकता है। और ये जो है आपका आर्टिकल यहाँ से खत्म होता है। अब इसमें प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो भी समझा दिया। अब ये पूरा इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन अब होता है कंप्लीट। इस QR कोड को आप करिए स्कैन और यहाँ पे लगाइए हमने 3 या 4 क्लासेस ली हैं इकोनॉमिक्स की, उसमें आपको पढ़ लीजिए, सबको ध्यान से सुन लीजिए, सभी वीडियोस देख लीजिए और यहाँ पे QR कोड लगाइए और यहाँ पे सवाल QR कोड पे सवाल जो है यहाँ पे दिया होगा क्विज, उसको लगाइएगा, आपका असेसमेंट हो जाएगा कि आपने कितना सीखा, आपने क्या जाना, ठीक है। अब हम लोग कल से सिक्योरिटी शुरू करेंगे, कल सिक्योरिटीज़ खत्म कर देंगे और परसों इन्वायरमेंट्स खत्म करके हम लोग लगभग इसी महीने के 25 तारीख तक हम लोग मैगजीन को खत्म कर देंगे, रोज आधे घंटे की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।